नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी थंडरबर्ड 500 के रिव्यू के बारे में कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, कैसी ये गाड़ी है और कैसा इसको चलाने के बाद, रखने के बाद एक रिव्यू के तौर पे आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। गाड़ी का जो माइलेज है वो करीबन 25 मतलब 22 से 25 के बीच में सिटी में है और 30 के आसपास का हाईवे पे है। दूसरा, राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है। आप पिलियन के साथ भी बहुत कंफर्टेबल बैठ के यात्रा कर सकते हैं। गाड़ी का एक मतलब इस गाड़ी की तो ये वैल्यू ज़रूर है कि इसको आप रोड पे चलोगे तो रोड प्रेजेंस आपका अच्छा रहेगा, आपको लोग देखेंगे और एक वैल्यू भी हो जाती है अगर आप रॉयल एनफील्ड चलाते हो। और इसमें जैसे सिर्फ थंडरबर्ड मॉडल एक ऐसा है और हिमालयन भी अब आ गया है जिसमें डिजिटल मीटर दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, ट्रिप मीटर वगैरह सब चीज़ें हैं और फ्यूल गेज वगैरह सब आप देख सकते हो, लेकिन फ्यूल गेज इनका मतलब लफड़ेदार होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताता है। दूसरा कि अगर इस मीटर में पानी चला जाए माइनर सा भी तो ये मीटर उल जलूल दिखाना शुरू कर देगा, 1 किलोमीटर को 30 किलोमीटर दिखाना शुरू कर देगा, ऐसा ही कर चुका है। और ये जो मिरर देख रहे हो आप, चाहे आप इसके स्टॉक मिरर लगवा लो, ये भी स्टॉक ही हैं एक तरह से। तो आप जब 70 की स्पीड में तब तक तो दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो इतना वाइब्रेट करेंगे कि दिखेंगे नहीं। इवन कि एक यूज़र था, उसका तो रास्ते में टूट के गिर गया था वाइब्रेशन की वजह से। तो ऐसा भी होता है। और इसकी हेडलाइट जो है, प्रोजेक्टर हेडलाइट, ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये वैसे तो कायदे से इसमें 2 बल्ब लगे होते हैं। एक यहाँ होता है, ये लो बीम के लिए जलता है और ये अपर बीम के लिए जलता है। अगर मैं चाहता था कि अगर ये दोनों एक समय पे जलें तो विजिबिलिटी इतनी हो जाती है कि आपका काम चल जाएगा रात में और आपको अच्छा व्यू मिलेगा। इसका शॉकर है, फ्रंट शॉकर बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा मतलब बम्प वगैरह नहीं महसूस होता ज़्यादा। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आप ज़्यादा गड्ढों पे कुदाते हो तो ये 6-7 हज़ार किलोमीटर बाद ऑयल सील आपको बदलनी पड़ेगी। टायर्स जो कंपनी देती है ओवरऑल ठीक होते हैं, बशर्ते आप उसमें बहुत ज़्यादा हवा ना भरें। जैसे लोग क्या करते हैं कि 35 आगे और 40 पीछे, ऐसे करोगे तो टायर फिसलेंगे और इससे फिसलने का मतलब है कि हाथ पैर टूटने तय हैं। आगे की ब्रेक ओवरऑल 70% सेटिस्फैक्शन देती है और पीछे की ब्रेक ज़रा सा आपने ज़्यादा किया तो पहिया स्किड कर जाएगा और बहुत मतलब अच्छी फीलिंग तो नहीं आती है ब्रेकिंग को लेके। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये ट्विन स्पार्क है गाड़ी, 2 स्पार्क प्लग पे, लेकिन अब इन्होंने सिंगल स्पार्क प्लग कर दिया है। तो सिंगल स्पार्क प्लग करने पे शायद इनको समझ में आया हो कि कोई मिसिंग की प्रॉब्लम या कुछ रिलायबिलिटी इशू दिख रहे होंगे, तो थोड़ा सा इन्होंने ये चीज़ चेंजेस किया था कि शायद 2017 के बाद जितने भी मॉडल आए हैं 350 और 500 के, 350 का तो नहीं, 500 में तो पक्का है कि इन्होंने BS4 से वो चेंजेस कर दिए थे, सिंगल स्पार्क प्लग कर दिया था। और है कि जैसे जो क्लच है, क्लच थोड़ा हैवी साइड होता है सिटी में जब आप चलते हो, तो उसमें ये दिक्कत होती है कि चलते चलते आपका हाथ दर्द होने लगेगा। और आप अगर हाईवे पे कंफर्टेबल क्रूज़ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अगर 350 है तो 60 की स्पीड, और अगर 500 है तो 80-90 की स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हो। इससे ऊपर क्रूज़ करोगे तो या तो मीटर टूट के गिर जाएगा, या फिर आपका ये मिरर टूट के गिर जाएगा, या हेडलाइट नीचे हो जाएगी अपने आप, कुछ ना कुछ इसमें वाइब्रेशन की वजह से लफड़े होते ही। और
फ्यूल गेज की भी प्रॉब्लम है। कभी कभी आप आधे से ऊपर फ्यूल होगा तो भी आपको कम कम दिखाएगा फ्यूल। टंकी के अंदर रस्ट बहुत जल्दी आता है, और इसका अगर ढक्कन खोलोगे तो हाथ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने गाड़ी ली थी तो हाथ में क्या आया था, वो निकल के गिर गया था। और खाली थंडरबर्ड एक ऐसी गाड़ी है, थंडरबर्ड, हिमालयन और जो आती है अभी 650, इन तीनों में ये सुविधा है कि अगर आप यहीं से आप ये हैंडल भी लॉक कर सकते हो। वरना जितनी भी इनफील्ड हैं, पहले आप यहाँ से इग्नाइशन ऑफ करिए, फिर यहाँ आइए, यहाँ से आप हैंडल लॉक करिए, तब आप जा सकते हो। लेकिन थंडरबर्ड में एक अच्छाई है कि यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। मेरी ये BS3 है, तो इसमें मतलब हेडलाइट के स्विच ऑन ऑफ करने का सिस्टम है। जो BS4 के बाद आई हैं, BS4 आई है, उसमें ये हटा दिया था AHO के चक्कर में। और ओवरऑल बाइक का लुक मुझे तो बहुत पसंद है। लुक और टॉर्क की वजह से मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी। मतलब मेरा ये गाड़ी लेने का ये मकसद था कि मैं सिटी वाइज चलूँ, और अच्छा एक्सेलरेशन जो है 350 में कोई ख़ास नहीं है। 350 का एक्सेलरेशन तो मैं कहूँगा कि मेरी जो पिछली स्कूटर थी अप्रिलिया SR 150, उसका एक्सेलरेशन मुझे 350 से बेटर लगता था। तो इसी वजह से मैंने 500 ली। तो 500 ली तो इसका एक्सेलरेशन तो सच में बहुत अच्छा है, 11 सेकंड में 100 जाती है। लेकिन 100 के ऊपर वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन यह है कि कुछ समय बाद जब जैसे आप चलाने की आदत ही डाल लोगे तो फिर वो वाइब्रेशन की आदत आपको पड़ जाएगी। बाकी कारबेरी वालों ने एक रिडक्शन प्लेट बनाई है, उससे थोड़ा सा वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। कुछ लोग वाइब्रेशन कम करने के लिए हैंडल में बीच में एक रॉड डालते हैं, उससे भी वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। और ओवरऑल यही इसका एक मतलब मेरी तरफ से एक रिव्यू है। अगर आप लेने जा रहे हो रॉयल एनफील्ड, तो इन सारी बातों का ध्यान विशेष तौर पे रखना अपने माइंड में। और थंडरबर्ड 500 जैसे आप देख सकते हैं 500 सीसी है, फ्यूल इंजेक्टेड है, और अभी मात्र 8160 किलोमीटर चली है। और इतने कम किलोमीटर्स में मुझे कई प्रॉब्लम्स आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है रियर डिस्क ब्रेक की। रियर डिस्क ब्रेक में क्या होता है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड में, और किसी गाड़ी में ज़्यादा नहीं होता, इसी में होता है कि इसका जो एक मास्टर सिलेंडर लगा होता है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मास्टर सिलेंडर है। ये क्या करता है कि मतलब ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, मेरे पास इतनी रियर डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियाँ रही हैं, कभी किसी ने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं करी। लेकिन इस गाड़ी ने क्या किया कि चलते चलते अचानक से पिछला पहिया लॉक हो गया डिस्क ब्रेक से। और फिर क्या हुआ कि फिर डिस्क ब्रेक इतनी गर्म हो गई कि उसने मतलब कैलिपर ने पूरा जाम कर दिया डिस्क ब्रेक को। फिर कंपनी से मैंने बात करी तो कंपनी ने बोला कि भाई ऐसा करिए कि गाड़ी को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जब ठंडा हो जाएगा तो अपने आप वो छोड़ देगा और आप बिना ब्रेक मारे आ जाइए हमारे पास। तो जब मैं गया कंपनी, वहाँ जाके उन्होंने सब कुछ चेक किया तो पता चला मास्टर सिलेंडर ख़राब है। अब गाड़ी लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और 8000 किलोमीटर में इसकी जो है 1 साल में मान लीजिए इसका रियर डिस्क ब्रेक जो है प्रॉब्लम कर गया। मास्टर सिलेंडर जो कि 2600 रुपये का आता है। तो कंपनी के जो बड़े मैकेनिक थे उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा ये सब क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जितनी भी रॉयल एनफील्ड की रियर डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियाँ हैं उनमें मास्टर सिलेंडर की प्रॉब्लम आती ही है। और सबसे ज़्यादा क्लासिक में आती है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है क्लासिक में और भी ख़राब जगह है कि ज़रा सा आप किसी ब्रेकर पर टच कर दें तो वो ख़राब हो जाता है।
तो क्लासिक का 1800 का होता है और थंडरबर्ड का शायद 2600 रुपये का होता है। तो उन्होंने बताया कि ये अक्सर ख़राब हो जाया करता है। तो इसका एक यूट्यूब पे भी मैंने देखा था, एक लड़के ने पल्सर 220 का यूज़ किया था, अभी तक मैंने वो नहीं किया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रॉयल इनफील्ड क्या क्वालिटी दे रही है कि मतलब कि इतना पुरानी भी गाड़ी नहीं है और इसका मास्टर सिलेंडर ख़राब हो गया। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। दूसरी प्रॉब्लम रॉयल इनफील्ड की ये है, अगर आप कोई भी फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी लेते हैं रॉयल इनफील्ड की और आप कुछ दिन के लिए खड़ी रख देते हैं, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना अगर गाड़ी नहीं चली तो उसका फ्यूल पंप प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। और फ्यूल पंप की जो कॉस्ट आती है, अगर फ्यूल इंजेक्टर के साथ अगर चेंज करें तो ये मान के चलिएगा करीबन 17,000 रुपये उसकी कॉस्ट होती है। बार बार गाड़ी मिसिंग करती है और ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरी गाड़ी में भी वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम मेरे साथ आई मीटर की। ये मीटर जो है इतना ज़्यादा हिलता है, ये मतलब इतना ज़्यादा हिलता है ऐसे ऐसे करके, ज़रा सा आप खड़ी गाड़ी में भी रेव करेंगे तो ये मीटर बहुत हिलेगा। तो और मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे ये मीटर है, ये थंडरबर्ड 500X के मिरर हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। गाड़ी मेरे ख्याल से 3,500 RPM पे वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है और आप जहाँ 100 की स्पीड पे आते हो गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। अब आप इतना बड़ा इंजन बना रहे हो, ठीक है, मान लिया कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है और ऐसा हो सकता है कि भाई लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, उसमें आपका ये वाइब्रेशन इशू है। अब कारबेरी करके उन्होंने एक रिडक्शन प्लेट बनाई है, तो रॉयल इनफील्ड को वो चीज़ कम से कम जब बन गई है तब तो उनको सोचना चाहिए कि ये चीज़ भी ऐसा करा जा सकता है इंजन में कि वो इम्प्रूव हो जाए। लेकिन उनको ऐसा कुछ लगता नहीं कि वो सब करने की ज़रूरत है। और एक प्रॉब्लम आती है कोन सेट की। इसका जो कोन सेट होता है यहाँ पे ये इसके अंदर का होता है मामला। तो जब ये ख़राब होता है तो क्या होता है कि ज़रा सा आपने मतलब ब्रेकर्स वगैरह में आप ज़्यादा चलाते हो, थोड़ी ख़राब रोडों पे ज़्यादा चलाते हो, तो मान के चलिएगा कि 1 साल के अंदर आपका ये कोन सेट चला जाएगा, जिसकी रिपेयरिंग कॉस्ट करीबन जो है 750 रुपये है। और जो मटेरियल पड़ेगा वो भी मान के चलिएगा कि इतने का ही होगा। तो 1500-1600 रुपये का ये एक मटेरियल, जो कि आपको साल 1.5 साल में एक बार चेंज कराना पड़ेगा। अब बात आती है कि और दूसरी फॉल्ट मैंने देखी, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जैसे जिनके पास 500 सीसी है, उनकी गाड़ियों में एक विशेष प्रॉब्लम मैंने देखी और मैंने लोगों से भी बात करी। तो क्या होता है कि गाड़ी जब 15 से 20 हज़ार किलोमीटर चल जाती है 500 सीसी, तो उसका जो है क्रैंक से कुछ आवाज़ आने लगता है, जो कि जितने भी आप यूट्यूब पे देखोगे 500 सीसी वाले, ज़्यादातर लोगों को वो प्रॉब्लम हुई। तो क्रैंक का इशू और साथ में वाइट स्मोक का इशू। तो जब भी मैंने एक बड़े मैकेनिक से बात करी, जो कि बहुत काफ़ी पुराना मैकेनिक था, रॉयल इनफील्ड का ऑथोराइज्ड, उसने मुझे बोला कि 500 सीसी के इंजन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि इसकी क्रैंक बहुत जल्दी कटती है। अब उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा रेव करते हैं तो 10,000 में कट जाएगी, अगर आप कम रेव करते हो तो 15-20 हज़ार चल जाएगी, लेकिन वो जाना तय है अगर आपने 500 सीसी ली है। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो ब्रीदर पाइप देख रहे हैं, ये इतनी ख़राब क्वालिटी के होते हैं कि आए दिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब कि पाइप चिटकना, पाइप टूटना, और इसकी वायरिंग ऐसी होती है कि मतलब ये समझ लीजिए कि अगर वो प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया, जैसे गाड़ी ज़्यादा आपकी खड़ी रहती है या बारिश में खड़ी रहती है और सड़ गई वायरिंग, तो समझ लीजिए कि आपको पूरी वायरिंग चेंज करनी ही पड़ेगी। आप उसको रिपेयर नहीं करा पाओगे। रिपेयर कराओगे तो फिर इतना परेशान करेगा कि आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर एक और प्रॉब्लम आती है व्हील बेयरिंग्स की। अब आप ये सोचते होगे जैसे किसी के पास स्प्लेंडर, पैशन, CBZ,
पल्सर, ऐसे कोई भी बड़ी मतलब नॉर्मल रेंज की गाड़ी हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि रियर व्हील बेयरिंग भी कभी प्रॉब्लम करती होगी या क्या है। अरे कम से कम 3-4 साल भी गाड़ी रखो तो बहुत कम ये प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड में ये प्रॉब्लम हर 6-7 हज़ार किलोमीटर पे आपको फेस करनी पड़ेगी। इसकी बेयरिंग जो है कट जाती है और गाड़ी इसकी वॉबलिंग करना शुरू कर देती है। अब कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि गाड़ी में लोग साइलेंसर वगैरह चेंज कर देते हैं, तो साइलेंसर भी चेंज करते हैं, उनको आवाज़ की एक नीड होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये मानते हैं कि चलो हम साइलेंसर भी नहीं चेंज करेंगे, हम स्टॉक गाड़ी रखेंगे। स्टॉक गाड़ी रखने में भी मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई भी बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे जिनका स्टॉक साइलेंसर था, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इंजन से रिलेटेड, कार्बोरेटर से रिलेटेड। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपके पास 350 है या कार्बोरेटेड इंजन है, तो ये मान के चलिएगा कि 10-15 हज़ार किलोमीटर पे वो कार्बोरेटर पूरी तरह से ख़राब होने लगता है। उसके अंदर की जो फ्लूइड वाल्व होती हैं, जो वाल्व होती हैं, पिस्टन होता है, वो ख़राब हो जाता है, वो कट जाता है। अब ऐसी क्वालिटी बनाती है रॉयल एनफील्ड कि अगर मतलब ये समझ लीजिए कि हम कोई भी गाड़ी उठा लो जो भी कार्बोरेटेड इंजन वाली हैं, लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं, उनके कार्बोरेटर ख़राब नहीं होते, लेकिन इनका जो है हर 2-3 साल पे एक बार आपको कार्बोरेटर चेंज करना ही पड़ेगा। अब एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे टैंक है, जितने भी टैंक होते हैं रॉयल एनफील्ड के, ज़्यादातर अगर गाड़ी थोड़ा सा मतलब 2 साल 3 साल पुरानी हो जाए, तो फिर उसमें क्या होता है, अंदर से रस्टिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रस्टिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो फिर समझ लीजिए कि कार्बोरेटर जाना तय है। फिर गाड़ी हिकअप्स लेगी, जर्किंग करेगी और फिर बंद होना शुरू हो जाएगी। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि टंकी में रस्ट शुरू हो गया। मैं इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि जैसे रॉयल एनफील्ड ने यूसी इंजन जो भी दिया, करीबन मुझे लगता है 2007 या 8 से शुरू हुआ है, और अभी मेरे ख्याल से 12-13 साल बीत चुके हैं इस इंजन में। इन्होंने क्या क्वालिटी इम्प्रूव करी है ये मेरे नहीं समझ में आती है। कुछ भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मतलब अच्छा लोग भी है, लोगों को एक रॉयल्टी रहती है कि मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी शान का क्या फ़ायदा कि गाड़ी कहीं भी खड़ी हो सके, मतलब कहीं भी खड़ी हो जाए, मतलब कि चलते चलते कहीं भी बंद हो जाती है। सबसे ज़्यादा अगर आप सिर्फ गूगल पे सर्च करो रॉयल एनफील्ड प्रॉब्लम्स, तो फिर आपको इतने वीडियोस मिलेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि बताओ ये इस गाड़ी में प्रॉब्लम ही आती है तो काहे की रॉयल हो गई। ऐसे ऐसे पार्ट लगाते हैं ये लोग जिनकी लाइफ इतनी कम होती है कि वो हर तीसरी चौथी सर्विस में कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम लगी रहेगी, आपको चेंज ही करना पड़ेगा। जैसे आपकी क्लच केबल हो गई, एक्सीलेटर केबल हो गई, इनका तो ये है कि इनकी क्वालिटी ये आज तक इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ये मान के चलिएगा हर दूसरी तीसरी सर्विस में आपको ये चेंज कराना चाहिए। अगर आप नहीं कराते हो तो कहीं भी रास्ते में अगर टूट गई तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जैसे 350 तो फिर भी कुछ सक्सेस ब्रांड था जो अभी तक चल रहा है, लेकिन ये जो 500 ब्रांड है, ये समझ लीजिए ये भी मेरे ख्याल से 2012-13 में ये शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो 7-8 साल लग गए। क्या रॉयल एनफील्ड के इंजीनियर्स कर रहे हैं इस ब्रांड में। अब तो बंद भी कर दिया, डिसकंटिन्यूड कर दिया, इतना वो मतलब प्रॉब्लम को रिजॉल्व ही नहीं कर पाए, उन्होंने डिसकंटिन्यूड कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने साल आप गाड़ी लॉन्च किए हो जाते हैं, लेकिन क्या आप एक गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं हल कर सकते हो। मतलब दूसरी कंपनीज़ क्या होती हैं कि एक साल किसी गाड़ी में प्रॉब्लम आई तो क्या करते हैं कि उसको रिज़ॉल्व करते हैं, जब उसका अगला वर्जन बनाते हैं तो उसको रिज़ॉल्व कर देते हैं वो प्रॉब्लम। इस रॉयल एनफील्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ इन्होंने हिमालयन से थोड़ा सीख लेना शुरू किया है कि हिमालयन BS3 जो आई थी उसमें प्रॉब्लम होती थी तो BS4 में थोड़ी रिज़ॉल्व कर दी।
फिर BS4 में प्रॉब्लम होती थी तो BS6 कर दी। अब BS6 जो है वो काफ़ी बेटर है, उसमें ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो वो चीज़ कम से कम UC इंजन पे तो करो। आप ये समझो कि ज़्यादातर आपका बिकने वाला UC इंजन है, कम से कम उस पर कुछ काम तो करो। लाखों रुपए सैलरी दे रहे होगे अपने इंजीनियर्स को, R&D वालों को, तो कम से कम कुछ तो इम्प्रूवमेंट करो कि ये जो क्वालिटीज़ इशू आ रहे हैं रॉयल एनफील्ड में क्यों आ रहे हैं। और जब पता है इतने यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक एक प्रॉब्लम मतलब गिनाई है कि गाड़ी में ये आ रही है वो आ रही है, तो भाई क्यों नहीं सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। मेरा तो बस यही एक क्वेश्चन है कि अगर आप 500 सीसी ले रहे हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस होंगी ही होंगी, ऐसा मतलब गारंटीड है, होगी ये प्रॉब्लम। और ये ज़्यादातर लोगों के रिव्यू में आपको मिल जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलेगी। और थंडरबर्ड में तो लोग 4-4 6-6 बार इसका मीटर वारंटी में चेंज करा लेते हैं। 12,000 रुपये का मीटर दे रहे हैं, और वो मुझे जो अपनी तरफ से लगता है वो सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से ख़राब हो जाता है। इतनी घटिया प्लेट लगाते हैं कि ये थंडरबर्ड 10 साल लॉन्च किए भी हो गया होगा तो आज तक ये प्लेट इम्प्रूवमेंट नहीं कर, मतलब 100-150 रुपये की प्लेट ये इम्प्रूव नहीं कर पाए कि वो मीटर ख़राब हो जाए, आप रिप्लेस कर रहे हो लेकिन एक प्लेट पे इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो एक लड़के ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, उसने देसी जुगाड़ किया, उसको बाकायदा वेल्डिंग करके और मजबूत बना के उसने फिट किया, तब उसकी ये प्रॉब्लम हल हुई। क्या ये रॉयल एनफील्ड वाले नहीं सोच सकते हैं कि हम कुछ क्वालिटी इम्प्रूव कर दें जो मीटर ना ख़राब हो? लेकिन कभी नहीं सोचते हैं। अब तो थंडरबर्ड भी डिसकंटिन्यूड हो गई, तो मतलब क्या है, गाड़ी ही बंद कर दो लेकिन गाड़ी को कोई सुधार ना लाओ। तो मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड नाम की ही रॉयल है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने भी आप रॉयल एनफील्ड से चलोगे आपकी एक वैल्यू तो लोग मानेंगे कि हाँ भाई आप रॉयल एनफील्ड से चल रहे हो। लेकिन किसी ने एक मजाक में बोला था, एक टांट कसा था कि रॉयल एनफील्ड को रखना हाथी पालने के बराबर है। वो बिल्कुल सही है। मेरे पास डोमिनार 400 है, R15 है, करिश्मा थी, CBR 250 थी, लेकिन किसी भी गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दी पूरे ओनरशिप में। लेकिन जब जब मैंने रॉयल एनफील्ड को रखा तब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, रिलायबिलिटी इशू, और ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप 500 सीसी लेने की सोच रहे हैं तो ये सब बातें अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लीजिएगा कि मतलब कस्टमर उस गाड़ी को बार बार कन्वर्ट करा रहा है कार्बोरेटर में। तो क्या रॉयल एनफील्ड वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके फ्यूल इंजेक्शन में या उनके फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम है? मेरे पास 5 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस है ZMR 2.0 का। 5 साल में एक बार भी उसका फ्यूल पंप ने प्रॉब्लम नहीं करी। और इसका जो थंडरबर्ड है, थंडरबर्ड में तो 1.5-2 साल में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब तो इन्होंने सब में फ्यूल पंप लगाना शुरू कर दिया है और सब परेशान होना शुरू होंगे अगर इन्होंने उसकी क्वालिटी इम्प्रूव ना करी। तो मेरी बस यही गुजारिश है रॉयल एनफील्ड वालों से कि प्लीज़ अपनी क्वालिटी सुधारिए। और क्यों ऐसा हो रहा है? आपके सर्विस सेंटर पे लड़का जाता है अपनी गाड़ी लेके, अब आप कहते हो कि मेरे यहाँ लोड ज़्यादा है तो और सर्विस सेंटर खोलो और बड़ा स्टाफ रखो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतनी महंगी गाड़ी 1.5-2 लाख रुपए की गाड़ी आपकी ले रहा है तो कम से कम उसको ढंग से सर्विस तो करके दो। लेकिन कई लोगों ने ये बात बोली है, मैंने भी कई बार देखा है कि मैं सर्विस करा के जब लाया हूँ गाड़ी तो एक नई प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। तो मतलब पहले ज़्यादा बेटर चल रही थी, सर्विस कराने से और गड़बड़ हो गई मामला। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। तो सर्विस, कम से कम सर्विस तो इम्प्रूव करो। और एक मजाक वाली बात मुझे याद आई कि मैं अभी कुछ दिन पहले शोरूम में गया था रॉयल एनफील्ड के, तो इनका जो स्टैंडर्ड मॉडल आता है, जो बेस मॉडल आता है, उसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है। मतलब बेहद मजाकिया बात है कि 1.5 लाख रुपए जो आदमी पे कर रहा है, मतलब 1,55,000 समथिंग पे कर रहा है आपको, आप एक सेल्फ स्टार्ट नहीं दे रहे हो, उसमें एक बेसिक फीचर नहीं दे रहे हो। काहे का रॉयल हुआ?
और जिसमें दे रहे हो उसमें 15,000 ऐड करके ले रहे हो। पहले तो उस जो वेरिएंट था उसमें तो डिस्क ब्रेक भी नहीं आती थी। अब तो चलो सरकार की वजह से आप एक डिस्क ब्रेक दे रहे हो, वरना पहले तो उसमें डिस्क ब्रेक भी नहीं आती थी। अब मुझे नहीं लगता है कि कब तक ये आपका मैटर चल पाएगा, और अब जनता इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ आवाज़ उठा भी रही है। आप अभी भी आपके पास समय है, अपनी क्वालिटी को सुधारिए और अपने प्रोडक्ट को ठीक करिए, अच्छी सर्विस दीजिए, वरना आने वाले समय में जैसे आपने रियर डिस्क ब्रेक सबको दे दी है, सबको फ्यूल इंजेक्शन दे दिया है, जब ये प्रॉब्लम आना शुरू होगी ना तो आप उसको समेट नहीं पाओगे और फिर इतने बैड रिव्यूज़ मिलेंगे कि आदमी फिर रॉयल को रॉयल कहना बंद कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।